नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सरकार स्टडी बेस। देखिए, इस क्लास से हम जो है स्टार्ट करने वाले हैं विश्व का भूगोल और इसके बाद जो है हमारा भारत का भूगोल हम पढ़ेंगे। तो ये जैसे कि आपको पता है, हमने इसके जस्ट पहले हम मध्य प्रदेश का जो कंप्लीट रूप से जो जीके है, सामान्य ज्ञान है, उसको कंप्लीट किया है, जिसके अंतर्गत आपको देखने को मिला होगा हमने हर एक चैप्टर यानी कि लगभग आपको 35 चैप्टर मिले हैं मध्य प्रदेश के अंतर्गत, जिसमें हमने हर एक जो चैप्टर है उसका ओवरव्यू, मतलब जो कुछ डिटेल उसकी देखें और साथ में उसके जो है कुछ क्विज को अटेम्प्ट किए। तो इस प्रकार आपका जो है लगभग 1500 क्वेश्चन के आसपास जो है मध्य प्रदेश के जीके में आपको देखने मिलेगा, जो कि आपको लगभग 13 घंटे का जो वीडियो है वो आपको चैनल पर अवेलेबल मिल पाएगा। उसको आप कंप्लीट रूप से देख सकते हैं। अलग अलग पार्ट में भी डिवाइड है, तो उनको भी आप सुविधाजनक रूप से देख सकते हैं। इसके बाद जो विश्व का भूगोल है, साथ में हम देखेंगे भारत का भूगोल, उसके बाद इंडियन पॉलिटी यानी कि जो भारतीय राज व्यवस्था है, इंडियन इकोनॉमी और हिस्ट्री, इन सभी चीज़ों को हम एक एक करके यहाँ पे देखेंगे। और ये जो आपको सारे जो लेक्चर मिलेंगे वो अलग अलग पार्ट में भी मिलेंगे, साथ में आपको जो है कंप्लीट रूप से एक ही जो है पार्ट में भी देखने को मिलेगा, यानी कि कंप्लीट वीडियो के रूप में भी देखने को मिलेगा। तो कंप्लीट वीडियो भी आ जाएगा, पहले पार्ट में आएगा और इसमें भी हम कवर करेंगे कैसे। पहले तो हम प्रत्येक चैप्टर का ओवरव्यू कंप्लीट करेंगे और ओवरव्यू के बाद उससे बनने वाले जो क्वेश्चन हैं उनको देखेंगे। ठीक है, ओवरव्यू शॉर्ट में रहेगा, हालांकि डिटेल में नहीं रहेगा, परंतु जो क्वेश्चन है आपके परीक्षा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट कर लेते हो तो आपके लिए वो है काफ़ी लाभदायक सिद्ध होंगे परीक्षा में, ताकि जो है आप अच्छे से अच्छे जो है नंबर वहाँ पर प्राप्त कर सके। तो देखिए, यहाँ पे जो टेलीग्राम चैनल आपको दिख रहा है ये आप ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्कशन ग्रुप भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें आपको कंप्लीट रूप से जो अन्य स्टडी मटेरियल है वो भी मिलता है और इन जो लेक्चर्स आ रहे हैं उनकी पीडीएफ भी आपको वहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है, पीडीएफ के लिए आपको थोड़ा सा नॉमिनल चार्ज देना पड़ेगा, बहुत नाम मात्र का है। ठीक है, जितना जो पीडीएफ बनाने में जो मेहनत लगती है उससे भी कम वो नॉमिनल चार्जेस है, ताकि आप अच्छे से पढ़ सके, उसके लिए वो चार्जेस है। ठीक है, वहाँ पे वो फ्री अवेलेबल नहीं हो पाएगी आपको। तो आप टेलीग्राम में अगर प्राप्त करना चाहते हैं उस पीडीएफ को, तो आप वहाँ पे संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, आपको वहाँ से वो मिल जाएगी। तो चलिए, यहाँ पे हम प्रत्येक चैप्टर को देखेंगे। पहले हम देख लेते हैं कौन कौन से टॉपिक हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। देखिए, हम यहाँ पे देखने वाले हैं विश्व का भूगोल, जो एक सामान्य परिचय उसके बारे में यहाँ पे देखेंगे। उसके बाद हम जो है पृथ्वी, जो है हमारी पृथ्वी यानी कि अर्थ की जो आंतरिक संरचना है, ठीक है, उसके बारे में देखेंगे। इंटरनल जो स्ट्रक्चर होता है उसके बारे में यहाँ पे देखेंगे। फिर भू संचलन एवं संबंधित जो स्थलाकृतियाँ है, साथ में चट्टान के बारे में देखेंगे, अंतर्जात बल और जो प्राकृतिक घटनाएं हैं, महाद्वीपीय एवं महासागरीय संचलन के बारे में देखेंगे। वायुमंडल क्या होता है उसके बारे में कंप्लीट रूप से ओवरव्यू देखेंगे और क्वेश्चन को हल करेंगे। वायुदाब, गतिया एवं जो पवनें उनके बारे में देखेंगे। बाताग्र, चक्रवात एवं प्रतिचक्रवात के बारे में यहाँ पे देखेंगे। आर्द्रता एवं वर्षण क्या होता है, साथ में हम जलवायु एवं जलवायु प्रदेश के बारे में देखेंगे। उसके बाद प्रमुख सागर एवं महासागर के बारे में देखेंगे। महासागरीय विज्ञान है। विश्व में कृषि एवं पशुपालन, संसाधन एवं उद्योग के बारे में जानेंगे। परिवहन एवं संचार, विश्व में वन एवं मृदा और विश्व के महाद्वीप, जो कि मानचित्र के बेस पे होंगे कंप्लीट रूप से। तो ये इनसे बनने वाले जो कुछ क्वेश्चन है और ओवरव्यू सारी चीज़ हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। तो ये जो आपका जो वीडियो है वर्ल्ड ज्योग्राफी यानी विश्व का भूगोल का, ये सारे एग्जाम का मतलब भारत के अंतर्गत किसी भी स्टेट की पीसीएस हो वहाँ पे आपको ये काम आने वाला है। साथ में वनडे एग्जाम की अगर बात करें, जिसमें भी आपको विश्व का भूगोल देखने को मिलता है, तो वहाँ भी आपको ये विशेष रूप से काम आने वाला है। तो सभी के लिए इसको आप पढ़ सकते हैं। तो चलिए, हम यहाँ पे जो है पहला चैप्टर देखने वाले हैं। कौन सा? एक सामान्य परिचय, विश्व का भूगोल एक सामान्य परिचय, इसके बारे में यहाँ पे देखने वाले हैं। अब बात करें विश्व का भूगोल की, तो विश्व का भूगोल जैसे कि यहाँ हम देख सकते हैं, इसके अंतर्गत कंप्लीट रूप से हम पहले जो है पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई उसके बारे में देखेंगे, ताकि हम जो है विश्व के बारे में कंप्लीट रूप से पढ़ सकें। तो पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में विभिन्न जो अनेक परिकल्पनाएं हमको देखने को मिलती है। प्रारंभिक एवं लोकप्रिय मत जो है, जैसे कि हम बात करें जर्मन दार्शनिक इमैनुएल कांट की, ठीक है, तो इनका है। और 1796 की बात करते हैं। 1796 ईस्वी में लाप्लास नाम के एक व्यक्ति ने जो है इसका संशोधन किया, कांट का, ठीक है, और जो कि निहारिका परिकल्पना के नाम से जाना जाता है। और आधुनिक समय की अगर बात करूं मैं, तो आधुनिक समय में ब्रह्मांड की उत्पत्ति संबंधी सर्वमान्य सिद्धांत बिग बैंग सिद्धांत माना जाता है, जो कि आपने पढ़ा भी होगा इसके पहले। उसके बाद 1920 की बात करें, 1920 में एडविन हबल ने सिद्ध किया कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है, यानी कि जो आकाश गंगा है वो धीरे धीरे ऐसे फैलते जा रही है। ठीक है, उनके बीच का जैसे कि गुब्बारा में दो निशान बना दिए जाए और जैसे जैसे उसको फुलाते हैं, उसमें हवा भरते हैं, तो उसके जो निशान है वो दूर जाते जाते। तो उसी कल्पना को यहाँ ध्यान में रखते हुए जो एडविन हबल है, उन्होंने कहा कि ब्रह्मांड का विस्तार धीरे धीरे हो रहा है। और हमारे सौरमंडल की बात करें तो हमारे सौरमंडल में आपको पता है एक सूर्य है, ठीक है, और सूर्य के पास आसपास जो है हमको
8 ग्रह देखने को मिलते हैं। पहले 9 हुआ करते थे, यानी कि 24 अगस्त 2006 को एक ग्रह यानी कि जो प्लूटो है उसको अलग कर दिया गया, ठीक है, क्षुद्र ग्रह की श्रेणी में उसको डाल दिया गया। तो यहाँ देखिए 8 ग्रह देखने को मिलते हैं, एक सूर्य देखने को मिलता है, इसके अलावा लाखों क्षुद्र ग्रह, उपग्रह, ठीक है, ग्रह को टुकड़े जो होते हैं, उसके बाद धूमकेतु और बहुत सारे जो धूल गैस के कण हैं वो यहाँ पे कंप्लीट रूप से देखने को मिलते हैं सौर मंडल में। तो ये बेसिक रूप से हम देखेंगे विश्व के भूगोल के अंतर्गत। तो यहाँ चलिए एक एक करके हम जानते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कुछ सामान्य परिचय। जैसे ज्योग्राफी की बात करें तो ज्योग्राफी का मतलब होता है क्या है? ज्योग्राफी जो है देखिए भूगोल, इसको या तो ज्योग्राफी बोल सकते हैं या हिंदी में भूगोल बोल सकते हैं। तो ये देखिए दो ग्रीक शब्दों से मिलकर बना। अगर आपके सामने क्वेश्चन आता है कि ज्योग्राफी किससे मिलकर बना है या कोई अलग भाषा दे दी जाती है तो आपको वहाँ देखना है कि ग्रीक भाषा ही देखना है। तो ग्रीक शब्दों से मिलकर बना जिसका नाम है मतलब क्या होता है? पृथ्वी। और ग्राफिया का मतलब होता है लिखना या वर्णन करना, यानी कि पृथ्वी के बारे में लिखना, या हम बोल सकते हैं भूगोल वह विज्ञान है जो पृथ्वी का वर्णन करता है। इसे हम क्या बोलेंगे? ज्योग्राफी, या फिर बोलेंगे भूगोल। भूगोल या ज्योग्राफी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? ग्रीक। सिंपल सी बात है, ग्रीक शब्द है तो ग्रीक ही विद्वान होगा, तो एरेटोस्थनीज है। तो ये क्वेश्चन भी आपको बन जाएगा यहाँ पे, इसलिए इन्हें भूगोल का पिता कहा जाता है। तो एरेटोस्थनीज का भूगोल मतलब एरेटोस्थनीज जो है भूगोल के पिता कहे जाते हैं। भूआकृति विज्ञान भौतिक भूगोल की एक प्रमुख शाखा है जिसमें स्थल मंडल के भौतिक तत्वों का अध्ययन किया जाता है। भूगोलवेत्ता हम्बोल्ट ने भूगोल की परिभाषा देते हुए लिखा कि भूगोल जो है अध्ययन से संबंधित विद्या है, और हम्बोल्ट को आधुनिक भूगोल का जनक भी कहा जाता है। इसके अलावा हम बात करेंगे ब्रह्मांड की। तो ब्रह्मांड होता क्या है? तो ब्रह्मांड एक छोटा सा जो ब्लैक होल, मतलब एक छोटा सा जो कठोर या घने जिसका बहुत ही अधिक घनित्व था, वो पिंड था, वो अचानक क्या हुआ, मतलब उसमें विस्फोट हो गया। तो उसी के कारण यहाँ पे ब्रह्मांड का निर्माण होता है। यानी ब्रह्मांड के अंतर्गत उन समस्त आकाशीय पिंडों एवं उल्काओं तथा समस्त सौर परिवार जिसमें सूर्य, चंद्र और अन्य जो ग्रह शामिल है उनका अध्ययन किया जाता है। इसके अलावा इसमें जो है लाखों करोड़ों की संख्या में आकाशगंगाएं होती है। आकाशगंगा के अंतर्गत करोड़ों तारे होते हैं, बादल, गैस और एक प्रणाली है, और इस प्रकार की लाखों आकाशगंगाएं मिलकर क्या बनाती है? ब्रह्मांड का निर्माण करती है। ब्रह्मांड के नियमित अध्ययन का प्रारंभ किसने किया था? क्लॉडियस टॉलमी के द्वारा किया गया था। और टॉलमी के अनुसार पृथ्वी को ब्रह्मांड का केंद्र माना जाता था और सूर्य और अन्य ग्रह इसकी परिक्रमा करते थे। परंतु इसको संशोधित किसने किया? कोपरनिकस ने। कोपरनिकस ने बोला कि पृथ्वी के बजाय सूर्य को इन्होंने केंद्र माना और अन्य ग्रह इसके परिक्रमा करते हैं, ऐसा इनके द्वारा माना गया। इसके अलावा ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में कुछ परिकल्पनाएं हैं। जैसे बिग बैंग का सिद्धांत किसने दिया था? जॉर्ज लेमेत्रे, ठीक है। और निरंतर उत्पत्ति का सिद्धांत थॉमस गोल्ड और हमेन बॉन्डी ने। संकुचन विमोचन का सिद्धांत डॉक्टर एलन सैंडिस ने। तो ये आपको याद रखना है, बिग बैंग सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता है। इसके बाद आप देखिए यहाँ पे, जैसे मैं बात करूँ यहाँ सौरमंडल की, तो सौरमंडल में आपको ये सूर्य दिख रहा है, ठीक है, ये सूर्य आपको दिख रहा है कंप्लीट रूप से। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ देखिए बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, यानी कि इनको बोलते हैं, देखिए बुध को मरकरी बोलते हैं, फिर वीनस, अर्थ है, मार्स है, जुपिटर है, सैटर्न है, यूरेनस है, नेपच्यून है। एक और लास्ट में था प्लूटो नाम का, परंतु वो अन्य कक्षाओं में घुस जाता था, इसलिए उसको ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया, बौने ग्रह की श्रेणी में उसको डाल दिया गया है। कब डाला गया है? 24 अगस्त 2006 को। तो ये क्वेश्चन भी बनता जाता है। इसके अलावा आपको क्रम भी देखने को मिल रहा है। सबसे बड़ा ग्रह आपको देखने को मिला है जुपिटर। जुपिटर के बाद आता है देखिए मतलब जो बृहस्पति है, फिर शनि है, अरुण है, वरुण है, फिर पृथ्वी है, फिर शुक्र है, फिर मंगल है और फिर बुध है। और अगर क्रम के अनुसार बात करें तो देखिए क्रम आपको दिख रहा है, और उल्टे क्रम में भी आप ध्यान में रख सकते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। यहाँ भी आप देख लीजिए, देखिए सूर्य है, सूर्य के बाद आप देख सकते हैं सारे ग्रह एक के बाद एक जो है दिख रहे हैं। और यहाँ आप देख सकते हैं जैसे जो बृहस्पति और मंगल और बृहस्पति के बीच में एक पट्टी पाई जाती है, जो इनके ग्रह के टुकड़े होते हैं उनको बोला जाता है क्षुद्र ग्रह। और यहाँ देख सकते हैं हम, देखिए जो छोटे ग्रह 4 ग्रह यानी बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ये जो है भीतरी ग्रह या इनको छोटे यानी कि पार्थिव ग्रह बोला जाता है। और जो बड़े ग्रह है, बाहर वाले जो ग्रह है यानी कि बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये बाहरी ग्रह यानी जोबियन ग्रह इनको बोला जाता है। तो सूर्य से दूरी के क्रम में भी आप देख सकते हैं, बड़े छोटे के क्रम में भी मैंने बता दिया हूँ, ठीक है। अब इसके बाद देखिए आप यहाँ पे भी इसको स्क्रीनशॉट लेकर पढ़ सकते हैं। नहीं कि आकार के अनुसार ग्रह का अवरोही क्रम यानी घटते क्रम में, द्रव्यमान के अनुसार अवरोही क्रम, घनत्व के अनुसार अवरोही क्रम, टेरेस्ट्रियल ग्रह हम देख सकते हैं, जोबियन ग्रह, टेरेस्ट्रियल मतलब आंतरिक ग्रह और जोबियन ग्रह यानी कि बाहरी ग्रह, दूरी के क्रम के अनुसार आरोही यानी बढ़ते क्रम में, परिक्रमण अवधि के अनुसार ग्रहों का आरोही क्रम यानी बढ़ते क्रम में, और परिक्रमण वेग के अनुसार अवरोही क्रम यानी घटते क्रम में। तो आप ये सभी क्रम यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेकर पढ़ सकते हैं, ठीक है, क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इनसे संबंधित। उसके बाद सौरमंडल की मैं बात करूँ, सौरमंडल किससे बना है? सौरमंडल अभी हमने देखे, एक सूर्य है और बाकी अन्य 8 ग्रह और उसके अलावा कुछ अन्य चीजें यानी उपग्रह है, खगोलीय पिंड है, क्षुद्र ग्रह है, उल्का पिंड है, ये सभी मिलकर सौरमंडल का निर्माण करते हैं। जैसे कि हमारा सौरमंडल हम देख सकते हैं सूर्य के साथ अन्य ग्रह। बुध सबसे किनारे में जो ग्रह है और ये 88 दिनों में, ये तो कॉमन सी चीज है, सबसे छोटा है जिसके पास कोई उपग्रह नहीं है, प्राकृतिक उपग्रह कोई भी नहीं है, ठीक है।
ये आप बेसिक चीज़ें देख सकते हैं। उसके बाद जो है शुक्र की अगर बात करें, शुक्र जो है यहाँ देख सकते हैं 255 दिनों में परिक्रमा करता है, दूसरे नंबर पर आता है, ठीक है। और यहाँ देखिए पृथ्वी की बहन इसको कहा जाता है, सांझ का तारा और भोर का तारा भी इसको कहा जाता है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना। उसके बाद पृथ्वी तो आप जानते ही होंगे, ठीक है। पृथ्वी के बारे में हम जो है विस्तार से जो कंप्लीट रूप से भूगोल पढ़े थे, ठीक है, मेंस के कोर्स के अंतर्गत, उसमें आप पढ़ सकते हैं। पृथ्वी 23.5 डिग्री अपने अक्ष पर झुकी हुई है, जिसके कारण दिन और रात और ऋतु परिवर्तन यहाँ देखने को मिलते हैं। और ये जो है एक मतलब जो एक सूर्य की परिक्रमा है वो करती है 365 दिन 5 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड में। और बाद में धीरे धीरे 4 साल बाद वो है जो समय बच रहा है, ठीक है, वो जाकर 366 दिन यानी कि एक दिन एक्स्ट्रा हो जाता है, जो कि आपको 29 फरवरी के रूप में देखने को मिलता है प्रत्येक 4 साल में, ठीक है, लीप ईयर जिसको बोला जाता है। और ये 23.5 डिग्री पर झुकी हुई है, सबसे मतलब 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। यहाँ देखिए एकमात्र ऐसा उपग्रह जहाँ वायुमंडल पाया जाता है, जीवन की यहाँ पे मतलब जीवन यहाँ पे अनुकूल माना जाता है। उसके बाद मंगल ग्रह की बात करें तो लाल ग्रह इसको कहा जाता है, फोबोस डिमोस इसके उपग्रह है। और पृथ्वी का आपको पता ही है चंद्रमा है। निक्स ओलंपिया यहाँ पे सबसे ऊंचा जो बिंदु माना जाता है। मार्स ऑर्बिटर मिशन यहाँ का जो है 5 नवंबर 2013 को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से प्रक्षेपित किया गया था, मंगलयान कहा जाता है इसे। फिर बृहस्पति की बात करें, सबसे बड़ा ग्रह है, ठीक है, गैनीमेड इसके जो है मतलब सबसे बड़ा उपग्रह माना जाता है, जो कि सौरमंडल में रेडियो ऊर्जा की उपस्थिति यहाँ देखने को मिलती है। ग्रेट रेड स्पॉट की उपस्थिति इसकी सबसे प्रमुख विशेषता, लघु सौरमंडल के रूप में भी इसको जाना जाता है, ठीक है। शनि की बात करें, दूसरा सबसे बड़ा ग्रह माना जाता है, टाइटन इसका जो है सबसे बड़ा उपग्रह है। और अभी वर्तमान में देखें तो सबसे ज़्यादा उपग्रह आपको शनि में ही देखने को मिलेंगे 82, उसके बाद बृहस्पति में, पहले बृहस्पति में हुआ करते थे, अब शनि में है, ठीक है। और यहाँ देखिए टाइटन मंगल ग्रह की तरह जो है रंग में नारंगी दिखाई देता है, और इसका स्वयं का वातावरण और गुरुत्वाकर्षण बल है। इसके अलावा इसे जो है गैसों का गोला एवं गैलेक्सी समान जो है ग्रह भी कहा जाता है। ये सारी चीज़ आपको देखने को मिलेंगी। फिर अरुण, तो अरुण जो है 1781 में सर विलियम हॉर्सेल के द्वारा खोज किया गया था, लेटा हुआ ग्रह इसको बोला जाता है, पूर्व से पश्चिम। अच्छा, शुक्र और अरुण जो है उल्टी दिशा में, यानी कि बाकी जो है पश्चिम से पूर्व करते हैं, और ये पूर्व से पश्चिम की ओर ये जो है सूर्य की परिक्रमा करते हैं, यानी कि उल्टे चलते हैं, ठीक है। वातावरण में जो है मीथेन की उपस्थिति के कारण इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है। सर्वाधिक ताप सौर ताप और प्रकाश की प्राप्ति यहाँ पे होती है। उसके बाद वरुण की बात करें, सर्वाधिक दूरी पर है। 1846 में जर्मन खगोल विज्ञानी जॉन गॉले इसके द्वारा जो है इसकी खोज की गई थी। प्राकृतिक उपग्रह इसके 13 है। ट्रिटॉन और मेरिट जो है एक प्रकार से प्रमुख यहाँ पे देख सकते हैं इसके उपग्रह के रूप में। तो ये बेसिक रूप से हमने देखे किसको जो है ग्रह को। और उसके बाद प्लूटो भी ग्रह था, परंतु 2006 24 अगस्त 2006 को इसको जो अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ है IAU, इनके द्वारा जो है एक शिखर सम्मेलन हुआ था, जिसमें प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से हटाकर बोने ग्रह की श्रेणी में शामिल कर दिया गया। ये नेपच्यून की कक्षा को एक प्रकार से काटता था। और 1930 में सी टॉम्बेक इसके द्वारा इसको खोजा गया था। 9वां सबसे छोटा ग्रह था, परंतु अब वर्तमान में नहीं है। तो ये कंप्लीट रूप से कुछ ओवरव्यू था किसके संबंध में, मतलब जो हमारा सामान्य परिचय है विश्व के भूगोल के अंतर्गत। उसके बाद हमने देखे, अब हम बात करते हैं कुछ अभ्यास प्रश्न जो कि कुछ पिछले वर्षों में पूछे गए, और कुछ मॉडल क्वेश्चन हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो चलिए एक एक करके यहाँ पे बात करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है, देखिए सबसे पहला क्वेश्चन जो है, भूगोल के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है। तो ज्योग्राफी लैटिन भाषा का शब्द है, बिल्कुल गलत। क्यों? क्योंकि ये जो है ग्रीक भाषा का शब्द है, और हमने पहले ही देखे थे ग्रीक भाषा का शब्द है, तो ये हमारा गलत हो गया। तो देखिए यहाँ देखिए, सर्वप्रथम यूनान के जो विद्वान थे इरेटोस्थनीज ने भूगोल को पृथ्वी के विज्ञान के रूप में परिभाषित किया, बिल्कुल सही है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ओनली 2 यानी कि बी नंबर का यहाँ पे राइट आंसर होगा। तो चलिए इसके बारे में हम देख लेते हैं और चीज़ें। देखिए पहला कथन तो हमारा जो है गलत है, क्योंकि ग्रीक भाषा का शब्द है। और जियो का अर्थ हमने ये सारी चीज़ें देख चुके हैं, ये आपको बताने की जरूरत नहीं यहाँ पे। उसके बाद आप देखिए यहाँ पे इरेटोस्थनीज यूनान के एक गणितज्ञ, भूगोलविद और खगोलविद थे। इन्हें भूगोल का पिता कहा जाता है। इरेटोस्थनीज ने भूगोल के लिए ज्योग्राफिया यानी कि जो हमने देखे थे अभी, इसको व्यवस्थित भूगोल का जनक भी कहा जाता है। इन्होंने भौतिकी विज्ञान को जन्म दिया। इसके अलावा जो है हम देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जैस पीरियड्स नामक प्रसिद्ध पुस्तक की रचना किसने की थी? तो इसका राइट आंसर जो है हिकेटियस के द्वारा जो है जैस पीरियड्स नामक एक पुस्तक की रचना की। और इसकी अगर बात करें तो यहाँ देखिए जो है पृथ्वी का जो वर्णन नामक एक पुस्तक है, जैस पीरियड्स मतलब पृथ्वी का वर्णन, ये जो पुस्तक का नाम है, यूनानी विद्वान की इसी रचना में विश्व का प्रथम क्रमबद्ध वर्णन किया गया। इरेटोस्थनीज ने सर्वप्रथम पृथ्वी की परिधि का लगभग सही मापन तथा निवास योग्य विश्व का मानचित्र बनाया, अतः इनको जो है भौतिकी विज्ञान का जनक भी माना जाता है। इसके अलावा रोमन जो है भूगोलवेत्ता टॉलमी के अनुसार भूगोल वह आभामय विज्ञान है जो पृथ्वी की
झलक को स्वर्ग में देखता है। सर्वप्रथम बंगाल की खाड़ी को मानचित्र में अंकित किया गया। भास्कराचार्य जो थे उन्होंने न्यूटन से पूर्व सिद्धांत शिरोमणि नामक ग्रंथ की रचना की और उनका मानना था कि पृथ्वी गोल है और अपने गुरुत्वाकर्षण के कारण सभी वस्तुओं को अपनी ओर खींचती है। ये बेसिक चीज थी कुछ। और अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो सर्वप्रथम विश्व मानचित्र के निर्माणकर्ता कौन थे? तो ये थे अनेक्सिमेंडर। अनेक्सिमेंडर नाम के व्यक्ति थे जिन्होंने विश्व के मानचित्र को बनाया था। तो यहाँ देखिए ये यूनानी विद्वान थे, ये से आपको याद रखना है, जो थेल्स के शिष्य थे और इन्होंने सर्वप्रथम एक जो है बेबीलोनियन यंत्र नोमन बनाया जो सूर्य घड़ी का कार्य करता था। इन्होंने पृथ्वी की लंबाई को चौड़ाई से 3 गुना अधिक बताकर एक मानचित्र बनाया, अतः इन्हें विश्व मानचित्र का जनक माना जाता है। अरस्तु ने सर्वप्रथम पृथ्वी को गोल माना। मार्टिन बेहम को सर्वप्रथम गोल निर्माता का श्रेय माना जाता है। आर्यभट्ट ने पृथ्वी को गोलाकार माना और पृथ्वी की परिधि की लंबाई भी वास्तविक जो है इसकी वास्तविक लंबाई के लगभग जो है करीब बताई। ठीक है। निम्न यहाँ देखिए निम्न भूगोलवेत्ताओं के संदर्भ में सम्मिलित करना है। तो यहाँ देखिए हमको देखने को मिलता है ये जो आपको जोड़ी दी है, मतलब सूची 1 और सूची 2 यानी लिस्ट 1 लिस्ट 2 आपको दिख रही है। तो आधुनिक भूगोल का जनक के रूप में किसे माना जाता है? तो ये देखिए यहाँ पे जो आंसर है आपका बिल्कुल सही है। कैसे? ए का 1 है, बी का 2 है, सी का 3 है और डी का यहाँ देखने को मिलेगा आपको 4। तो मतलब आधुनिक भूगोल के जनक के रूप में हमबोल्ट है, भौतिकी भूगोल के जनक के रूप में पेलिडोनियस है, मानव भूगोल के रूप में ब्लास है और विश्व भूगोल के निर्माता मार्टिन बेहम है। ठीक है, मार्टिन बेहम। तो यहाँ देख सकते हैं हमारा राइट आंसर क्या होगा, ए नंबर का यहाँ राइट आंसर होगा। तो आप देख सकते हैं और बाकी चीज़ भी अगर देखेंगे आप तो देखिए सांस्कृतिक भूगोल के जनक के रूप में कार्ल ओ साबर के रूप में जाना जाता है। गणितीय भूगोल के संस्थापक थेल्स व अनेक्सिमेंडर। भौगोलिक विश्व का कोष का रचनाकार स्ट्रैबो। निकट संभववाद का जो प्रतिपादक है स्टेस। उसके बाद है ये स्पेट है। और आर्थिक भूगोल का जो शब्द का प्रथम प्रयोग करता है वो लोमोनोसोव। विस्थापन परिकल्पना का सिद्धांत प्रतिपादन जो है टेलर के द्वारा दिया गया था। तो ये आप याद रखिए, अन्य क्वेश्चन भी यहाँ पे बन सकते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ देख सकते हैं हम, देखिए जो विश्व मतलब विभिन्न भौगोलिक विचारधाराओं के युग में सत्य यहाँ पे बताना है। तो देखिए यहाँ पे विचारधारा दी है, जैसे निश्चयवाद। निश्चयवाद की अगर बात करें तो रेट जेल, ये बिल्कुल सही है। संभववाद की अगर बात करें तो ग्रिफिथ टेलर, ये गलत है। ठीक है। उसके बाद नव निश्चयवाद की बात करें तो लूसियन फ्रेवे, ये भी गलत है। मतलब क्या है, संभववाद यहाँ देखने को मिलता है किसके द्वारा? लूसियन फ्रेवे के द्वारा। और जो नव निश्चयवाद है वो ग्रिफिथ टेलर के द्वारा। मतलब यहाँ पे ओनली 1 आपका राइट आंसर, यानी कि जो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका आंसर यहाँ पे माना जाएगा। तो यहाँ देखिए आप संभववाद जो है लूसियन फ्रेवे और नव निश्चयवाद आपको ग्रिफिथ टेलर देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे उल्टा कर दीजिए, आपका आंसर जो है सही हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है। तो ये आप यहाँ पे पढ़ भी सकते हैं स्क्रीनशॉट लेकर, बाकी आपको पीडीएफ मिलेगी, पीडीएफ में भी आप यहाँ पे रिवाइज कर सकते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, जो कि देखिए देख सकते हैं क्वेश्चन पूछे भी गए हैं पहले। तो यहाँ देख सकते हैं हम, देखिए कैम्ब्रियन काल में स्थल पर कोई जीवन नहीं था, बिल्कुल सही है। जोरासिक काल में डायनासोर का विकास हुआ, बिल्कुल सही है। तो दोनों ही सही, यानी कि ए मतलब 1 और 2 दोनों सही है, यानी कि सी नंबर का हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक है। तो ये आप देख भी सकते हैं पृथ्वी के इतिहास मतलब जो इसके काल में डायनासोर का विकास जोरासिक काल में हुआ और पृथ्वी के विकास के इतिहास काल में केवल जल में बिना रीढ़ की हड्डी वाले जीव पाए जाते थे, किंतु कैम्ब्रियन युग में स्थल पर कोई जीवन नहीं था। और स्थल पर जीवन के प्रथम जो चिन्ह पौधे, पहली मछली का जो विकास है सिल्यूरियन काल में देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार करना है, जो कि क्वेश्चन पहले पूछा भी गया है। तो देखिए यहाँ पे जो है, यहाँ हम देख सकते हैं आर्सा मेजर या बिग बियर एक प्रकार के नक्षत्र मंडल है, बिल्कुल सही है। ये ग्रह अपने स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि ग्रह तो दूसरे यानी कि तारों यानी कि सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ग्रह के अपने पास खुद की ऊष्मा नहीं होती, खुद का प्रकाश नहीं होता, यानी कि गलत है। सूर्य के पास अपनी खुद की ऊष्मा प्रकाश होता, बिल्कुल सही। तो यहाँ हमारा 1 और 3 यहाँ पर राइट आंसर, यानी कि कहाँ पे है? देखिए ये भी गलत हो गए, ये भी गलत हो गए, ये भी गलत, यानी कि सी नंबर का हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा। तो ये आप देख भी सकते हैं। ठीक है, जो चीज़ें हमने देखे हैं। तो आर्सा मेजर एक बिग बियर एक प्रकार का नक्षत्र मंडल है। और नक्षत्र मंडल सप्तऋषि अर्थात 7 तारों का समूह नक्षत्र मंडल आर्सा मेजर का भाग कहलाता है। बिग बैंग सिद्धांत जो है निम्नलिखित के उद्भव की व्याख्या करता है। तो यहाँ बिग बैंग सिद्धांत हमने देखे थे, ब्रह्मांड की उत्पत्ति की यहाँ पे व्याख्या करता है। तो ये सारी चीज़ हम देख चुके हैं। ठीक है, मतलब कहीं कहीं जो है 13 अरब वर्ष लिखा रहता है, कहीं कहीं 15 अरब। तो ये बुक में हमको चेंजेस दिखते हैं, हालांकि ये क्वेश्चन में पूछा नहीं जाता था। आप कंफ्यूज नहीं होना कि 13 अरब है या 15 अरब है, तो आपको टेंशन नहीं लेना इसकी। आप अनुमानित यहाँ पे बता सकते हैं, लगभग बोल दिया करिए। ठीक है, कोई भी आंकड़े लिखते हैं तो ऐसे अगर पता ना हो
तो बिग बैंग या महाविस्फोट सिद्धांत ब्रह्मांड की रचना का जो है एक वैज्ञानिक सिद्धांत माना जाता है। इसके अनुसार 13 अरब या 15 अरब वर्ष पहले समस्त भौतिक तत्व ऊर्जा का एक बिंदु में सिमटी हुई थी, परंतु एकदम से उसमें विस्तार जो है विस्फोट हो गया और धीरे धीरे वो फैलना शुरू हो गया। तो इसके कारण यहाँ पर ब्रह्मांड की उत्पत्ति मानी जाती है। ब्रह्मांड के अंतर्गत लाखों करोड़ों की संख्या में आकाशगंगाएं है। आकाशगंगा में लाखों करोड़ों की संख्या में, अरबों की संख्या में को क्या है, अरबों की संख्या में वहाँ पे तारे हैं, ठीक है। और जो है सौरमंडल हमको देखने को मिलते हैं बहुत सारी चीज़ें। और यहाँ देखिए आधुनिक भौतिक शास्त्री जॉन लेमेत्रे ने 1927 में सृष्टि की रचना के संदर्भ में महाविस्फोट सिद्धांत यानी बिग बैंग थ्योरी का प्रतिपादन किया था। ब्लैक होल की जानकारी सर्वप्रथम किसने दी? तो ब्लैक होल की जानकारी सर्वप्रथम एस चंद्रशेखर के द्वारा दी गई, जो कि आपको देखिए अलग अलग पीसीएस में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो आपको ये जो है दोबारा इससे संबंधित चीज़ें पूछने जाने की संभावना है। तो यहाँ देखिए एस चंद्रशेखर ने ये जो है ब्लैक होल की सबसे पहले जानकारी दी। और ब्लैक होल शब्द का जो मतलब शब्द जो है 1967 में अमेरिकी खगोल शास्त्री जॉन व्हीलर के द्वारा गढ़ा गया, यानी कि उसकी जो है रचना की गई और पहली बार 1971 में इसको खोजा गया। ब्लैक होल एक ऐसा खगोलीय क्षेत्र है जिसका गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र इतना शक्तिशाली होता है कि प्रकाश सहित कुछ भी खिंचाव से नहीं बच सकता, ठीक है। भारतीय जो अमेरिकी खगोलविद है सुब्रमण्यम चंद्रशेखर यानी चंद्रशेखर सीमा के सिद्धांत का प्रतिपादन इनके द्वारा किया गया और चंद्रशेखर को वर्ष 1983 में भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ब्लैक होल क्या है? ब्लैक होल एक बाहरी मतलब जो है बाहरी अंतरिक्ष में पाए जाने वाले कुछ विचित्र और आकर्षक वस्तु है। वे अत्यधिक घनत्व की वस्तु है। इस तरह की मजबूत गुरुत्वाकर्षण आकर्षण के साथ ही प्रकाश भी अपनी इसके खिंचाव से नहीं बच सकता, ये ऐसा देखने को मिलता है। निम्न कथनों पर विचार करना है। तो देखिए यहाँ पे हम देख सकते हैं ज्वारीय जो परिकल्पना है उसका प्रतिपादन जेम्स जॉन ने किया, बिल्कुल सही है। ग्रहाणु परिकल्पना के अनुसार ग्रहों की उत्पत्ति दो बड़े तारों से टूटकर हुई है, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो यानी कि 1 और 2, देखिए यहाँ पे सी नंबर का हमारा राइट आंसर है, ठीक है। अब ये देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, उपरोक्त में से सत्य कथन। तो जब सत्य हो तो सत्य को ही ढूंढना है, ऐसा नहीं कि अगर ये गलत भी है तो यहाँ पे हमने सत्य या गलत बोला है तो सत्य को ही यहाँ पे ढूंढ कर लगा दिए। तो आपको ये वाला जो है ये विशेष रूप से ध्यान से पढ़ना है। तो अभी हमारे दोनों ही ऑप्शन कैसे से सही थे, यानी कि सी नंबर का हमारा राइट आंसर है। तो हम देख सकते हैं, देखिए जो ज्वारी परिकल्पना है उसका प्रतिपादन जेम्स जॉन ने किया तथा चेम्बरलिन की ग्रहाणु परिकल्पना के अनुसार ग्रह की उत्पत्ति दो बड़े तारों से हुई है। तो दोनों को आप यहाँ पढ़ सकते हैं, ठीक है। ज्वारी परिकल्पना भी लिखी है और ग्रहाणु परिकल्पना भी। इसके बारे में हमने विस्तार से कहाँ पढ़े हैं, ज्योग्राफी के अंतर्गत पढ़े हैं, मेंस के कोर्स के अंतर्गत। तो यहाँ देखिए नेक्स्ट जो है तारों के मध्य दूरी मापने की जो इकाई है उसको क्या बोला जाता है। तो जब हम बड़ी मात्रा में दूरी को मापते हैं, प्रकाश की दूरी को, तो हम देखते हैं प्रकाश की दूरी को उसको मापा जाता है, ठीक है। मतलब जो लाइट ईयर जिसको बोला जाता है। तो देखिए यहाँ पे इसका राइट आंसर प्रकाश वर्ष है। और इसके बारे में देखें तो प्रकाश वर्ष वह खगोलीय मापक है जिसे अंतरिक्ष में तारों और ग्रहों के बीच की दूरी का आकलन करने के लिए प्रयोग किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ जो IAU है, ठीक है, IAU, इसके अनुसार एक प्रकाश वर्ष वह दूरी है जो प्रकाश अपने निर्वात में 1 वर्ष में पूरी कर लेता है। और निर्वात में इसकी गति कितनी होती है? 3 × 10⁸ होती है। सुपरनोवा क्या है? सुपरनोवा क्या है? तो देखिए यहाँ पे देखिए एक ग्रहिका है, नहीं है, एक ब्लैक होल नहीं है, एक पुच्छल तारा नहीं है, एक मृतपाय तारा, बिल्कुल ये सही है। ये डी नंबर का हमारा यहाँ राइट आंसर है, क्योंकि जब तारा का अपना जीवन काल समाप्त हो जाता है तो उसके बाद वो जो निर्मित होता है एक मृतपाय तारा उसको बोला जाता है, जिसे सुपरनोवा के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ देख लेते हैं इसके बारे में। सुपरनोवा में होने वाले खतरनाक दुर्घटनाओं मतलब जो है एक उदाहरण है, ब्रह्मांड में होने वाला एक खतरनाक दुर्घटना को उदाहरण माना जाता है जिसमें कोई बहुत पुराना तारा अपने जीवन काल के अंतिम क्षणों में होता है और बड़े विस्फोट के बाद नष्ट होने ही वाला होता है। यह विस्फोट बहुत शक्तिशाली होता है और इस प्रक्रिया में इतनी तेजी से ऊर्जा निकलती है कि इतनी जो ऊर्जा है सूर्य अपने पूरे जीवन काल में नहीं प्रकाशित करता। सुपरनोवा प्रक्रिया के बाद या तो कोई नया तारा बनना शुरू हो जाता है या पुराने तारे में विस्फोट होने के बाद वह सफ़ेद ड्वार्फ के रूप में यानी कि व्हाइट ड्वार्फ के रूप में बदल जाता है। और यहाँ देखिए यदि बचे हुए तारे का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से 4 गुना अधिक हो तो वह श्याम बेवर यानी कि ब्लैक होल कहलाता है, 4 गुना अधिक होने पर, ठीक है। और किसी सुपरनोवा विस्फोट के बाद बचे तारा केंद्र के भविष्य की 3 संभावना हो सकती है, जैसे श्वेत वामन तारा यानी कि 1.4 सौर के जो द्रव्यमान है उससे कम भारी यानी कि शेष तारा जो केंद्र है उसका गुरुत्व इतना शक्तिशाली नहीं बच पाता कि वह परिमाणविक और नाभिकीय बलों पर प्रभावी हो सके, वह श्वेत वामन तारे के रूप में परिवर्तित हो जाता है, यानी कि 1.4 से कम होता है तो यहाँ पे श्वेत वामन तारा कहलाता है। फिर न्यूट्रॉन तारा की अगर बात करें
ठीक है। तो यहाँ देखिए 1.4 द्रव्यमान से भारी होता है, तो यहाँ पे ये न्यूट्रॉन तारा कहलाता है। और श्याम विवर यानी कि जो कृष्ण विवर जिसे हम बोलते हैं ब्लैक होल, तो ये सौर द्रव्यमान से 4 गुना अधिक ज़्यादा भारी होता है, तो ये जो होता है ब्लैक होल के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है चंद्रशेखर सीमा के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है। तो यहाँ देखिए चंद्रशेखर सीमा हमने पढ़े हैं, तो चंद्रशेखर सीमा जो है सूर्य के द्रव्यमान का लगभग 4.1 गुना द्रव्यमान, ये गलत है, उल्टा हो गया, यहाँ पे 1.4 रहता है, तो ये गलत माना जाएगा। चंद्रशेखर सीमा सापेक्षतावाद और क्वांटम सिद्धांतों का एकीकरण है, बिल्कुल सही। तो हमारा 2 नंबर का बस यहाँ पर राइट आंसर है, तो यहाँ देखिए केवल 2 बी नंबर का यहाँ राइट आंसर है। और यहाँ देखिए 1.4 जो कि हमने अभी देख चुके हैं। और जो भारत के यहाँ 1930 में इन्होंने इनकी खोज की थी, 1983 में इनको क्या मिला, नोबेल पुरस्कार भी मिला, जो कि हम पहले देख चुके हैं। ये देखिए निम्नलिखित जो ऑप्शन है उसमें विचार करना है। अरुण ग्रह की खोज सर विलियम हर्शेल के द्वारा की गई थी, बिल्कुल सही है। टाइटन शनि का सबसे बड़ा उपग्रह, बिल्कुल सही है। और शनि में सबसे ज़्यादा उपग्रह अभी देखने को मिलते हैं 82 उपग्रह, पहले बृहस्पति में थे परंतु अभी शनि में। वरुण सूर्य से सर्वाधिक दूरी पर स्थित, बिल्कुल सही। तो तीनों ऑप्शन हमारे यहाँ सही है। तो यहाँ पूछा क्या गया है, उपरोक्त में से सत्य कथन, तो सत्य कथन तो तीनों है। तो यहाँ देखिए तीनों वाला ऑप्शन कौन सा, डी। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा, डी यहाँ पे राइट आंसर होगा। देख लेते हैं इनके बारे में। देखिए जो अरुण है, अरुण जो है सूर्य से दूरी के क्रम में 7वां नंबर पर है, और आकार के अनुसार देखें तो तीसरे नंबर पर है, यानी कि बृहस्पति, शनि और उसके बाद अरुण है। और 1781 में विलियम हर्शेल के द्वारा इसकी खोज की गई थी। फिर बात करते हैं शनि की। तो शनि जो है दूसरा नंबर का सबसे बड़ा उपग्रह है, और अगर क्रम के अनुसार देखें तो ये 6वें नंबर का जो है ग्रह माना जाता है सूर्य की दूरी के क्रम में। खुली आंखों से देखा जा सकता है, ठीक है। ये अंतिम जो शनि है उसको, यह बृहस्पति और यूरेनस के बीच में स्थित है। इसके अलावा ये अलग अलग जो डेट होती है, मतलब यहाँ पे देखिए 2019 जो एनसीईआरटी है उसके अनुसार देखें तो खगोलीय संघ की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार सबसे ज़्यादा उपग्रह वाला ग्रह माना जाता है इसको। टाइटन सबसे बड़ा ग्रह यहाँ पर देखने को मिलता है। वरुण की बात करें जिसे नेपच्यून बोला जाता है, तो प्लूटो से जो है ग्रह का दर्जा छीने जाने के बाद ये सबसे बाद का ग्रह माना जाता है, यानी कि 8वें नंबर का ग्रह। 1846 में जर्मन खगोलविद जॉन गैले के द्वारा इसकी खोज की गई थी। 13 प्राकृतिक उपग्रह माने जाते हैं, ट्रिटोन और मेरिडिस में प्रमुख है। अरुण ग्रह के उच्च अक्षीय झुकाव के कारण इसे लेटा हुआ ग्रह माना जाता है। टाइटन मंगल ग्रह की तरह रंग में नारंगी दिखाई देता है, और इसमें स्वयं का वातावरण और गुरुत्वाकर्षण देखने को मिलता है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे सौर परिवार के संदर्भ में जो है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, सही कथन पूछा गया है, ठीक है। तो देखिए हमारे सौर परिवार के जो है सभी ग्रह में पृथ्वी सघनतम माना जाता है, तो बिल्कुल सही है ये। उसके अलावा पृथ्वी के संगठन के मुख्य तत्व सिलिकॉन है, ये गलत है, ठीक है। देखेंगे इसके बारे में अभी। सूर्य में सौर परिवार के द्रव्यमान का जो है 75% अंतर्विष्ट है, ये भी गलत है। सूर्य की त्रिज्या जो है पृथ्वी की त्रिज्या से 190 गुना, ये भी गलत। तो यहाँ पर सही कथन पूछा गया था, तो ओनली एक ही पूछा है। देखिए 4 में से एक ही लगाना, तो ए नंबर का हमारा राइट आंसर है। और यहाँ देख सकते हैं हम, देखिए पृथ्वी सूर्य से दूरी के क्रम में तीसरा है, सौरमंडल में जो है सबसे बड़ा ग्रह की श्रेणी में 5वें नंबर पर है, ठीक है। पृथ्वी का जो घनत्व है 5.5 है ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर, जो अन्य ग्रह किसी भी ग्रह में जो है सर्वाधिक माना जाता है। सूर्य के अंदर गुरुत्वाकर्षणीय दबाव बेहद अधिक माना जाता है, इसलिए सूर्य के केंद्र में ताप, दाब और घनत्व में बहुत अधिक वृद्धि हो जाती है। यही कारण है कि सूर्य का द्रव्यमान लगभग 1.9891 इंटू 10⁻30 किलोग्राम यहाँ देखने को मिलता है, जो पृथ्वी के द्रव्यमान से 3,32,900 गुना अधिक है। और भौगोलिक पृथ्वी के आंतरिक भाग में मुख्य तत्व देखने को मिलता है सिलिकॉन, ठीक है, ना कि आंतरिक भाग में बस मिलता है। और वहाँ बोला गया था क्या, यहाँ बोला गया था संगठन में मुख्य तत्व सिलिकॉन, ठीक है, ऐसा वहाँ पे गलत है। तो ये आंतरिक तत्व माना जाता है सिलिकॉन। सूर्य हमारी पृथ्वी के लगभग 109 गुना बड़ा है, और यहाँ देखें यहाँ क्या लिखा है 190 गुना, ठीक है, तो ये भी गलत है। अर्थात सूर्य की त्रिज्या पृथ्वी की जो त्रिज्या है उसमें लगभग 109 गुनी अधिक है, और पृथ्वी की त्रिज्या से जो है सूर्य की त्रिज्या लगभग 109 गुना अधिक है, इसलिए सूर्य की त्रिज्या जो है 6.350 इंटू 109 इक्वल, यहाँ हम देख सकते हैं 6,92,150 किलोमीटर देखने को मिलता है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने सर्वप्रथम जो है यह स्थापित किया कि सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं। तो सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते ही किसने किया था, पहले तो माना गया था एक पर्सन के द्वारा, टॉलमी के द्वारा, कि पृथ्वी सूर्य के केंद्र, मतलब पृथ्वी सौरमंडल के केंद्र में है। परंतु बाद में कोपरनिकस के द्वारा माना गया है कि सूर्य जो है पूरे केंद्र में है और सभी ग्रह उसकी परिक्रमा करते हैं। तो राइट आंसर हमारा ए होगा, यहाँ हम देख सकते हैं। और यहाँ देखिए जो है कोपरनिकस ने सर्वप्रथम यह स्थापित किया, ये देखिए 1530 में। और इनकी जो किताब थी डी रेवोल्यूशन,
इनमें इसमें जो है प्रकाशित किया गया था। सूर्य ग्रहण कब होता है, तो ये पूछा भी गया है बिहार पीएससी के अंतर्गत। सूर्य ग्रहण कब होता है, तो यहाँ देखिए जब देखिए यहाँ पर सूर्य ग्रहण कब होगा, एक है पृथ्वी, एक है सूर्य और ये है चंद्रमा। जब सूर्य के बीच में जो मून है और ये अर्थ हो गई, तो सूर्य के बीच में कौन आ जाता है, सूर्य और पृथ्वी के बीच में मून आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ देखिए जो है इसका जो प्रकाश है पृथ्वी के किसी एक भाग में यहाँ पे पहुँच नहीं पाता, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, इसको हम बोलते हैं ग्रहण। ग्रहण मतलब सूर्य का प्रकाश नहीं आ रहा है, नहीं सूर्य ग्रहण बोलेंगे। और जब पृथ्वी बीच में आ जाती है तो क्या हो जाता है, चंद्र ग्रहण। तो यहाँ देखिए सूर्य जब चंद्रमा व पृथ्वी के बीच में आता है, बिल्कुल गलत है। पृथ्वी जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में आती है तो ये भी गलत है, क्योंकि सूर्य ग्रहण की बात की जा रही है। चंद्रमा जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में, बिल्कुल सही। ये देखिए सी नंबर का हमारा राइट आंसर है, और ये तो गलत ही होगा। तो यहाँ देख भी सकते हैं, देखिए ये चंद्रमा है, ये सूर्य है और ये पृथ्वी। तो यहाँ से जब प्रकाश आता है तो बाकी जगह में पहुँच जा रहा, परंतु एक निश्चित जगह में नहीं पहुँच पा रहा। तो पृथ्वी के किसी भाग में यहाँ पे सूर्य जो है नहीं पहुँच पाता, और इस वाले भाग को यहाँ पे उपछाया क्षेत्र बोला जाता है। पृथ्वी की कक्षा हम देख सकते हैं घूमते हुए। आंशिक जो है सूर्य ग्रहण यहाँ मतलब आंशिक और पूर्ण सूर्य ग्रहण यहाँ देखने को मिलते हैं। तो देखिए चंद्रमा जब बीच में आता है तब सूर्य ग्रहण देखने को मिलता है। और एक खगोलीय घटना इसको माना जाता है, जब देखिए चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है और पृथ्वी कंप्लीट रूप से सूर्य का चक्कर लगा रही है, कभी न कभी जो है इन दोनों के बीच में ये आते रहता है, तो यहाँ पे सूर्य ग्रहण की स्थिति बन जाती है। तो यहाँ देखिए 2020 का जो पहला देखिए चंद्र ग्रहण हम देखें तो पृथ्वी जब बीच में जाती है चंद्र ग्रहण होता है, और चंद्र ग्रहण यहाँ पे 10 जनवरी को यहाँ संपन्न हुआ था, पहला चंद्र ग्रहण। ठीक है, जब सूर्य का एक भाग जो है छिप जाता है उसे आंशिक सूर्य ग्रहण बोला जाता है, और पूर्ण सूर्य ग्रहण के दौरान डायमंड रिंग दिखाई देता है। ठीक है, ये पूर्ण सूर्य ग्रहण कहलाता है। ठीक है, और हमेशा अमावस्या के समय ये देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ग्रहों के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है। तो देखिए बुध जो है 88 दिनों में सूर्य का परिक्रमा करता है, बिल्कुल सही। शुक्र को पृथ्वी की बहन, बिल्कुल सही माना जाता है। ठीक है, मंगल ग्रह का सबसे ऊंचा बिंदु निक्स ओलंपिया है, बिल्कुल सही है। तो तीनों ऑप्शन हमारे सही है, यानी कि देखिए यहाँ पर सत्य कथन को ही पूछा गया है। तो सत्य कथन कौन से है, डी नंबर, मतलब 1 2 3 कंप्लीट रूप से यहाँ पे सही है। ठीक है, और यहाँ देखिए शुक्र जो है 255 दिनों में परिक्रमा करता है, 687 दिन में मंगल ग्रह पूरा करता है। ये मंगल ग्रह जो है पृथ्वी के समान ही यहाँ पर लगभग देखने को मिलता है, देखिए 24 घंटे के आसपास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षुद्र ग्रह स्थित होते हैं। क्षुद्र ग्रह की अगर बात करें तो ये बृहस्पति है और ये मंगल है। यहाँ पे देखें तो क्षुद्र ग्रह बृहस्पति और मंगल के बीच में यहाँ पाए जाते हैं, ग्रहों के टुकड़े होते हैं। तो यहाँ बी नंबर का हमारा राइट आंसर है, मंगल और बृहस्पति के बीच में। तो आप देख भी सकते हैं, देखिए ये बृहस्पति है और ये मंगल है, दोनों के बीच में एक पट्टी पाई जाती है जिसे क्षुद्र ग्रह पट्टी बोला जाता है। क्षुद्र ग्रह यहाँ पाए जाते हैं। ठीक है, और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, देखिए ये बृहस्पति है और ये आपको देखने को मिलेगा क्या, ये मार्स देखने, मतलब ये जो है जो हमारा सौर मंडल है, सौर मंडल के अंतर्गत ही आप देख सकते हैं। यहाँ पे लैंग्वेज तो आपको चेंज दिख रही है, बाकी आप समझ सकते हैं इस चीज़ को। उसके बाद मलाला यूसुफजई, नोबेल पुरस्कार मलाला यूसुफजई के नाम पर जो है नासा ने क्षुद्र ग्रह, यानी कि देखिए 3,16,201 का नामकरण का एक जो है ये मलाला नाम से रखा है एक क्षुद्र ग्रह का नाम। जापान के हायाबुसा ये अंतरिक्ष यान ने सफलतापूर्वक इटोकोबा नामक क्षुद्र ग्रह की मिट्टी के नमूने को पृथ्वी तक सफलतापूर्वक भेजने का काम किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खगोलीय पिंड के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है। तो यहाँ पर सत्य कथन ही पूछा गया था, यानी कि देखिए धूमकेतु नियमित कक्षाओं में सूर्य के चारों ओर घूमते हैं, बिल्कुल गलत है। नियमित कक्षा इनकी होती ही नहीं है। ठीक है, उसके बाद उल्काश में ठोस आकाशीय पिंड है, बिल्कुल गलत है, ये ठोस आकाशीय पिंड नहीं होते। तो दोनों ऑप्शन हमारे गलत हैं, यानी कि यहाँ देख सकते हैं डी नंबर, यानी ना तो 1 है ना तो 2 है। तो देख लेते हैं इनके बारे में। देखिए पहला बात करते हैं धूमकेतु जो है यह धूल, बर्फ और गैसों से बने पिंड है। इनका परिक्रमण कक्षा जो है नियमित नहीं होती, बल्कि लंबी और अनियमित कक्षाओं के मतलब जो है ये सूर्य के चारों ओर घूमते रहते हैं। इसके बाद उल्काश में की अगर बात करें, उल्काश ठोस नहीं है, ये धूल और गैस के नियमित आकाशीय पिंड है। और ये पिंड जब वायुमंडल में प्रवेश करते हैं तो गुरुत्वाकर्षण के कारण तेजी से पृथ्वी की ओर आते हैं और एवं वायुमंडलीय घर्षण से चमकने लगते हैं। टूटता हुआ तारा इनको ही बोला जाता है। ठीक है, उल्काश में जो होते हैं, जैसे कोई बोलता है ना टूटता हुआ तारा, कोई भी मांग लिया जाए तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि यहाँ उल्काश में जो होते हैं वो टूटते हुए तारे के रूप में देखे जाते हैं। प्रसिद्ध खगोलीय पिंड हेली धूमकेतु पृथ्वी से दिखाई देने वाला धूमकेतु है, जिसे एडमंड हेली ने खोजा था। और इस धूमकेतु को अंतिम बार 1986 में देखा गया था, यानी कि 76 वर्ष बाद जो है पृथ्वी से देखा जाता है, 76 वर्ष बाद। प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से कब हटाया गया, तो हम देख चुके हैं, ये हटाया गया 24 अगस्त 2006 को। IAU यानी कि अंतर्राष्ट्रीय जो संस्था है एक प्रकार की,
इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, जिसे हम IAU बोला जाता है, 2006 का सम्मेलन हुआ जब इसको ये जो है मतलब ग्रह की श्रेणी से हटाया गया, यानी कि बौने ग्रह की श्रेणी में उसको माना गया। और ग्रह होने के लिए क्या होना चाहिए? सूर्य की परिक्रमा करना होना चाहिए, इसका आकार इतना बड़ा होना चाहिए, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण इसका आकार लगभग जो है गोलाकार हो जाए, और इसमें जो है इतना बल हो कि पिंडों से अलग अपनी स्वतंत्र कक्षा बना सके। तो ये मानक जो है हमको देखने को मिलते हैं ग्रह के रूप में। चलिए और क्वेश्चन देख लेते हैं। सौरमंडल के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है। तो पृथ्वी जो है सत्य कथन ही पूछा गया है, तो ध्यान में रखना है। अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है तथा पृथ्वी जो है एकमात्र ग्रह मतलब प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा है, बिल्कुल सही है। पृथ्वी का अध्ययन सेलेनोलॉजी जो है में मतलब जो किया जाता है। तो यहाँ देखिए ओनली एक यहाँ पे सही है, यानी कि जो ऑप्शन है, ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे सही है और दूसरा नंबर यहाँ पे गलत है। तो दूसरा देखिए सेलेनोलॉजी पृथ्वी का नहीं बल्कि चंद्रमा का अध्ययन यहाँ पे किया जाता है, और यह पृथ्वी एकमात्र है प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा है, ठीक है। और यहाँ देखिए चंद्रमा का सबसे ऊंचा पर्वत लेबनिटीज पर्वत यहाँ पे है। और देखिए यहाँ पे पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है, अपने जो है तथा अपने कक्ष में 66 डिग्री यहाँ पे झुकी हुई है, ठीक है। दिन और रात जो है और ऋतु परिवर्तन यहाँ देखने को मिलते हैं इसी के कारण। और ये आप बेसिक चीज़ें देख सकते हैं पृथ्वी के बारे में। उसके बाद आंतरिक ग्रह कहलाते हैं। तो देखिए एक मैंने बाहरी ग्रह बताया था और एक आंतरिक ग्रह बताया था। तो यहाँ सौरमंडल का चित्र दिया है। तो आंतरिक ग्रह की श्रेणी में ये आते हैं 4 ग्रह, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल। और बाहरी ग्रह की श्रेणी में आते हैं कौन से? बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ये आप देख सकते हैं। तो यहाँ देखिए आंतरिक ग्रह पूछा गया है, तो बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। तो डी नंबर का हमारे यहाँ पे राइट आंसर होगा। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, 4 जो छोटे ग्रह है आंतरिक ग्रह कहलाते हैं, ठीक है। उसके बाद सूर्य के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है। तो सूर्य का जो ऊपरी सतह है जो दिखाई देता है प्रकाश मंडल कहलाता है, बिल्कुल सही है। प्रकाश मंडल मुख्य रूप से हाइड्रोजन गैस से बना, ये भी सही है। और सूर्य किरीट या कोरोना एक्स किरण विकीर्ण करने की क्षमता रखता है। तो ये तीनों ऑप्शन यानी सत्य कथन पूछा गया। तो यहाँ देखिए 1, 2, 3 तीनों ऑप्शन यहाँ पे सही माने जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट जो है ग्रेट रेड स्पॉट की उपस्थिति किस ग्रह की विशेषता है? तो ग्रेट रेड स्पॉट जो हमने बृहस्पति के संबंध में पढ़ा था शुरू में, ठीक है। तो आप इसको जो है यहाँ स्क्रीनशॉट लेकर पढ़ सकते हैं। तो ये कंप्लीट रूप से हमने जो है किसके बारे में देखें? बेसिक रूप से सौरमंडल के बारे में हमने देखें, ठीक है। सौरमंडल जो बाकी 8 ग्रह है और जो प्लूटो उसके बारे में भी देखा, सूर्य के बारे में देखा, ठीक है। और यहाँ ब्रह्मांड के बारे में कंप्लीट रूप से देखा। इससे संबंधित हमने जो सारे क्वेश्चन है वो देखें। इसके बाद का जो टॉपिक है हम नेक्स्ट क्लास में इसको कवर करेंगे। क्या टॉपिक है? इसके बाद हम देखेंगे पृथ्वी की आंतरिक संरचना। आई होप सारी चीज़ें आपको क्लियर हुई होगी। अगर किसी प्रकार का डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स या फिर जो टेलीग्राम डिस्कशन ग्रुप है जिसका आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, उसमें आप जाकर इसको ढूंढ सकते हैं, ठीक है। मतलब जो डाउट है आप वहाँ पूछ सकते हैं, तो उसका आंसर आपको जरूर वहाँ पे दिया जाएगा, ठीक है। और ये कंप्लीट रूप से सीरीज़ आप देखते रहिए। कंप्लीट वीडियो भी आपको ये देखने को मिल जाएगा कंप्लीट रूप से वर्ल्ड ज्योग्राफी का। और मैं कोशिश करूँगा कि वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी दोनों को साथ में भी वहाँ पे लाकर आपके सामने प्रस्तुत करूँ।